शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया है, सरकार खुद वैक्सीन बनाए, ये कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने बड़े औद्योगिक घरानों को धार्मिक फंड वैक्सीन खरीदने में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। बीएचयू गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को एसजीपीजीआई स्तर का बनाया जाए, ये भी कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इसके अलावा प्रयागराज आगरा मेडिकल कॉलेज को एसजीपीजीआई स्तर का बनाया जाए। मेरठ मेडिकल कॉलेज को भी एसजीपीजीआई स्तर का बनाया जाए। हर गांव में आईसीयू सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस को उपलब्ध करवाया जाए। हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था हो। 30 बेड से ऊपर के हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट भी उपलब्ध होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन प्लान पर रिपोर्ट मांगी है हाईकोर्ट ने। 22 मई को इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट की तरफ से तमाम सुझाव और निर्देश जारी किए गए हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, और क्या कुछ कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर लगातार सुनवाई कर रही है और उसको लेकर चिंतित है और यही वजह है कि एक जनहित याचिका कोर्ट ने स्वतः कायम की है और इस मामले की सुनवाई कल हुई है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में जो कोविड की स्थिति है इलाज की, उसको लेकर चिंता जाहिर की है। और कोर्ट ने कहा है कि ये एक हिंदी फिल्मों के गाने की तरह है कि ये यहाँ पर व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, जो कि बहुत बड़ी टिप्पणी है कोर्ट की। और इसके साथ ही कोर्ट ने कई सुझाव भी राज्य सरकार को दिए हैं। जैसे राज्य सरकार को कहा है कि वैक्सीन खुद सरकार बनाए और दूसरे कंपनी को इसका फार्मूला दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जाए, क्योंकि वैक्सीन ही वह संजीवनी है जिससे लोगों को कोरोना की महामारी से बचाया जा सकता है। साथ ही बड़े औद्योगिक घरानों को अपना धार्मिक फंड वैक्सीन खरीदने में लगाए जाने का सुझाव दिया है कोर्ट ने। कोर्ट ने प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों को, जिनमें बीएचयू गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज और मेरठ शामिल है, इनको एसजीपीजीआई स्तर का बनाए जाने को कहा है। और इस मामले में अगली सुनवाई पर रिपोर्ट भी मांगी है कि क्या प्रगति और क्या एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। कोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि हर छोटे शहरों में 20 एम्बुलेंस और हर गांव में आईसीयू सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार करे, ताकि किसी तरह से कोरोना के मरीजों को दिक्कत न हो और भविष्य में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सके। इसके साथ ही साथ नर्सिंग होम में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा का आदेश दिया है। कोर्ट ने 30 बेड के ऊपर जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनमें सभी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट की बात कही है कि वहां पर ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए। और अगली डेट पर मेडिकल कॉलेजों के अपग्रेडेशन का जो प्लान कहा है कोर्ट ने इन 5 मेडिकल कॉलेजों का, उसकी रिपोर्ट मांगी है। और 22 मई को अगली डेट लगाई है कोर्ट ने। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना से लड़ाई के लिए योगी सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत यूपी सरकार डीआरडीओ की कल लॉन्च हुई 2DG दवा को मंगवाने की तैयारी में है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही दवा मंगवाने के लिए केंद्र को पत्र भी भेजने के लिए कहा गया है। इसके अलावा यूपी सरकार कोरोना के नए स्ट्रेन और बच्चों पर मंडरा रहे खतरे से निपटने के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड तैयार करने का प्लान भी तैयार कर चुकी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस काम की लगातार मॉनिटरिंग भी करने वाले हैं। तो यूपी सरकार ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है और इसी के तहत केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा जाएगा, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से तैयार दवा को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करवाने की मांग की जाएगी। और तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 100 बेड के आईसीयू तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चों को तीसरी लहर से बचाया जा सके। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं, तमाम जिलों के दौरे कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि कहीं पर इंतजामों में कोई कमी ना रहने पाए। और इसी कड़ी में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाए, जिसमें 2DG दवा को यूपी को उपलब्ध करवाने का जिक्र किया जाए ताकि कोविड पेशेंट का बेहतर इलाज हो पाए। और लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यूपी सरकार का जो मेगा प्लान तैयार हुआ है उसके बारे में और क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। निश्चित रूप से अगर बात करें तो सबसे पहले जो है 2DG दवा जो डीआरडीओ द्वारा निर्मित है उसको लेकर के सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव और एसीएस होम को ये निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश की मांग के अनुरूप मांग पर तैयार करते हुए केंद्र सरकार से उस दवा की मांग की जाए और साथ ही साथ में जो भी ये तीसरी लहर है जिसके लेकर के तमाम तरीके की तैयारियों के लेकर के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में इसका मेगा प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को दी गई है, जिसके तहत में वेंटिलेटर और साथ ही साथ ऑक्सीजन और बेड की सप्लाई को लेकर
लेकर के एक मेगा प्लान तैयार करना है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को उसकी निगरानी की तैयारी दी गई है। जो तीसरी लहर है उस तीसरी लहर के लिए बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के आईसीयू और एनआईसीयू वार्ड वहां बनाने के निर्देश दिए गए और साथ ही साथ इसको जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में इसकी अलग कड़ी में अगर बात करें तो लगभग इसमें अगर बात करें तो प्रदेश में कई हद तक जो है अगर बात करें तो एम्बुलेंस को भी यहाँ पर जो है उनके लिए लगाने की बात की गई है और साथ ही साथ 140 जो केंद्र है जहाँ पर बच्चे रखे जाते हैं वहाँ पर उन केंद्रों पे भी जो 7,000 बच्चे हैं उनके लिए भी एक बाल विकास पुष्टाहार विभाग को एक अलग से तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसके बाद में वहाँ पर जो भी तैयारियां हैं उसको पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ बड़ी बात जो है यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा निर्मित जो दवाई है उसको लेके मांग पत्र भेजने के लिए सीएम योगी ने एसीएस होम और मुख्य सचिव को ये जिम्मेदारी दी, जिससे उत्तर प्रदेश में इसकी उपलब्धता कराई जा सके और साथ ही साथ में दवाइयाँ वहाँ पर वितरित की जा सके। इस मांग पत्र में तमाम बातों को ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जब मांग पत्र तैयार हो उससे उत्तर प्रदेश के अनुरूप ही वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सके। बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2DG दवा को लॉन्च किया, जिसको डीआरडीओ ने तैयार किया है। ये दवाई मरीजों में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगी। कोरोना की रामबाण कही जा रही डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा लॉन्च हो गई। एंटी कोविड दवा 2DG को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। डीआरडीओ लैब में तैयार इस दवा को बनाने में करीब 1 साल का वक्त लगा। 3 चरण के ट्रायल के बाद इस दवा को लॉन्च किया गया। माना जा रहा है कि ये एंटी कोविड दवा कोरोना को हराने में रामबाण साबित हो सकती है। ये दवा ग्लूकोज की तरह पानी में घुलकर आसानी से पी जा सकती है। अभी ये दवा अस्पताल में मरीजों को भी उपलब्ध होगी और जल्द ही बाजार में भी मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है। कुछ भी हम कर रहे हैं, यह करने के परिणाम स्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो जानते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई ये आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। डीआरडीओ ने जो दवा बनाई है उसे बनाने में डॉक्टर अनिल मिश्रा की अहम भूमिका है। डॉक्टर अनिल मिश्रा डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं, वो बलिया के रहने वाले हैं। इस दवा की लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके गुरु हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह से फिजिक्स की पढ़ाई की है। दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। मैं ये प्रसंग इसलिए कहना चाहता हूँ कि माननीय रक्षा मंत्री जी मेरे टीचर होते थे 1980 में मिर्जापुर केवी कॉलेज में। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया है आज के दिन, कि मैं उनके सामने बोकर हूँ और ये बताऊं कि ये आप ही की दी हुई धरोहर है जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और अब खबर मेरठ से, जहां पर सीएम योगी के दौरे का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा हलचल है। इस समय स्थिति ये है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल खुद हर वार्ड का दौरा कर रहे हैं और कोविड मरीजों के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी हेल्प डेस्क भी बना दिया गया है। वेस्ट यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तूफानी दौरे का असर ग्राउंड पर दिखना शुरू हो गया है। सीएम योगी के दौरे के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज का नजारा भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। यहाँ इमरजेंसी के बाहर हेल्प डेस्क बना दी गई है। इस हेल्प डेस्क पर 24 घंटे कोई ना कोई स्टाफ रहता है ताकि हर मरीज को तत्काल भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया जा सके। इतना ही नहीं, यहाँ भर्ती मरीजों का हालचाल लेने खुद प्रिंसिपल वार्ड का दौरा कर रहे हैं। अब इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक हेल्प डेस्क बना दी गई है और इस हेल्प डेस्क में अब 24 घंटे कोई ना कोई बैठेगा ताकि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो सके, उसकी जान को बचाया जा सके। मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि हमारी भरसक कोशिश है कि हर मरीज ठीक होकर जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बेड पर्याप्त है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पहले वर्कलोड ज्यादा होने के चलते थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इससे पहले भी बढ़िया काम हो रहा था, बीच में मरीजों की अधिकता होने की वजह से थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ा था, तो थोड़ी सी उसमें वर्कलोड बढ़ने पे थोड़ा डॉक्टरों के ऊपर बढ़ा, थोड़ा स्ट्रेस था। लेकिन अब जैसे ही उसके बाद इस वर्कलोड बढ़ते ही डॉक्टर्स को सेंसिटाइज किया गया, हमें किसी भी हालत में मरीज को बचाना है। और एक बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर तेंदुए का शव मिला है। दुधवा टाइगर रिजर्व में मादा तेंदुए का शव मिला है।
बफर जोन में तेंदुए का शव बरामद किया गया। संदिग्ध हालात में वन विभाग ने आपसी संघर्ष में मौत होने की आशंका जताई है। सिपाहीपुरवा गांव के पास गन्ने के खेत से तेंदुए का शव बरामद किया गया है। लखीमपुर खीरी से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तेंदुए का शव मिला है। बताया जा रहा है कि मादा तेंदुए का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया, जिसके बाद वन विभाग ने आपसी संघर्ष में मौत होने की आशंका जाहिर की है। सिपाहीपुरवा गांव के पास गन्ने के खेत से ये शव मिला है। रामपुर के एक फर्जी क्लिनिक पर प्रसव के लिए गई महिला और नवजात की मौत हो गई। कोतवाली शाहबाद में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पताल में बिना डिग्री के डॉक्टर और कुछ नर्स लोगों का इलाज कर रहे थे, जहां मुकुटपुर गांव की एक महिला को प्रसव के लिए ले जाया गया था। मृत बच्चे के जन्म के बाद महिला की भी मौत हो गई। उसके बाद आरोपी झोलाछाप डॉक्टर और नर्स फरार हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने फर्जी क्लिनिक को सील कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी झोलाछाप डॉक्टर पर FIR दर्ज कर ली गई है। ये एक हेल्थ केयर सेंटर चल रहा था बिना किसी पंजीकरण के, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। तो इसमें जबकि अनट्रेंड लोग जो नाम लिखे हुए हैं, इनको डिग्री नहीं, कुछ नहीं है, इनके द्वारा कोई डिलीवरी की गई थी आज दिन में। तो उसमें बच्ची तो मृत पैदा हुई थी, उसके बाद माँ की स्थिति भी खराब हुई और उसकी भी डेथ हो गई। बच्चा दोनों मर गए? दोनों मर गए। तो क्या कार्रवाई हो रही है आपकी तरफ से? क्या कार्रवाई हुई है सर? हम तो ये सब जो लोग यहाँ पे थे ये सब भाग चुके हैं। हाँ, इसको सील करा दिया गया और उनके नाम FIR करा दी गई। प्रयागराज में एक युवक को फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना महंगा पड़ गया। युवक द्वारा इंस्टाग्राम पर डाले गए वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक अतुल प्रजापति और उसके साथी धर्मेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। लालापुर थाना पुलिस और SOG यमुनापार ने संयुक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचा और 2 देसी जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल आज की युवा पीढ़ी में सोशल मीडिया का क्रेज काफ़ी बढ़ गया है। तमाम युवा तरह तरह के मोबाइल से वीडियो शूट कर उसे सोशल साइट्स पर अपलोड करते हैं और इसी तरह से अतुल प्रजापति और उसके साथी धर्मेंद्र पटेल ने 23 अप्रैल को असलहे से गोली चलाते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। दोनों युवाओं का सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट पाने का शौक उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया। पुलिस ने अवैध तमंचे से फायरिंग के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लालापुर अमित राय को अपने साथ लिया। दोनों टीमों ने मिल करके जब उस लड़के की खोज की तो उसके यहाँ से एक तमंचा 315 बोर और एक कारतूस मिला और जिस लड़के से उसने ये तमंचा लिया था उसके यहाँ भी जब दबिश दिया गया तो उसके पास भी एक तमंचा 315 बोर का एक कारतूस मिला और उन लोगों से पूछताछ की गई और इनके स्रोत क्या है उसकी ढूंढ भी कर रहे हैं लोग और इस पर इनकी त्वरित कार्रवाई पे DIG महोदय के द्वारा इनको पुरस्कृत भी किया गया है और इनका ये कार्य जो है अपराध जगत में एक अच्छा काम है जो कि अपराधियों का मनोबल ध्वस्त करने में इन्होंने अच्छा रोल अदा किया है। बुलंदशहर में सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव निजामपुर के रहने वाले 4 दोस्तों का हथियारों का प्रदर्शन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गांव के ही 4 दोस्त कार में घूमते हुए इलाके में अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस चारों की तलाश कर रही है। इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय की कोविड अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोविड वार्ड के मेडिकल कचरे को खुले में फेंका जा रहा है। इस कचरे में PPE किट, खाली इंजेक्शन, ग्लव्स, मास्क जैसी चीजें शामिल हैं। इस मेडिकल वेस्ट के बीच कूड़ा चुनने वाले बच्चे और मवेशी घूमते रहते हैं। जो भी हमारी मेडिकल टीम है उसको जब विजिट करके आती है तो उस ड्रम में डाल देती है और उससे वहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट वाला जो भी हमारा है वो भर के ले जाता है और उनका निस्तारण अपने प्लांट में करता है। नहीं उसके निस्तारण के लिए हमारे यहाँ एक एजेंसी है, वो कचरा सुबह उठा के ले जाती है सारा। अगर ऐसा कहीं है तो मैं देखूंगा भी, उसको संज्ञान मेरे में भी है नहीं, मैं उसको जरूर उसका निस्तारण करूँगा। कानपुर में गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि वो शाम को टहल रहे थे, तभी उनके घर के बाहर बम और रिवॉल्वर लेकर कुछ युवक दिखे। उन्होंने घटना की सूचना क्षेत्रीय थाना काकादेव को दी। कुछ देर में पहुंची काकादेव पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
तीनों आरोपियों को पांडु नगर चौकी ले जाया गया, जहां पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को काकादेव थाने ले जाने के लिए जैसे ही बाहर निकाला गया, विधायक समर्थकों ने उन पर हमला बोल दिया। पुलिस ने किसी तरीके से हमलावरों को बचाया और बाद में उन्हें काकादेव थाने लेकर गई। इस पे अपने घर के अंदर जैसे दरवाज़ा खोल करके मैं अंदर गया तो यहाँ बाहर 3 लोग दौड़ते हुए 2-3 लोग आए और उन्होंने यहाँ बम फेंका और बम फेंक करके तब तक कट्टा लेके पुलिस, चूँकि बगल में 2 कदम पे पुलिस है, तो पुलिस ने भी, मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस को कि तुरंत अर्जेंट पुलिस ने उनको पकड़ लिया और पब्लिक ने भी यहाँ दौड़ा के पकड़ लिया। हो हल्ला मचा। मुझे नहीं पता कि ये क्या घटना है, किस कारण से हुआ, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए दहशत में आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी आशंका हो जिससे कोई मेरे ऊपर अटैक करना चाहता हो। हालांकि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और कानपुर में चूँकि लोगों ने ज़्यादा आशीर्वाद दिया हुआ है, इसलिए किसी अन्य आशंकाओं से भी इसको अलग नहीं कर सकता। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के रावली रोड के पास एक लड़के की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। खबर है कि आरोपी ने सोनू नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।